दोस्तों हमारे चैनल आपका ड्राइविंग दोस्त में आपका स्वागत है। जनरली मैं कैमरे के पीछे रहता हूं, आज मैं कैमरे के सामने हूं, तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा और आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे। आज हम प्रेडोमिनेंटली रिव्यू करने वाले हैं TVS एंटॉर्क का। इसको लिए हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए, ज़्यादा रनिंग नहीं हो पा रही है लॉकडाउन के चलते, एंड बेंगलोर में ट्रैफिक भी बहुत रहता है तो कम ही यूज़ कर पाता हूँ। हाईवे राइड अभी तक कुछ हुई नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में राइड होने के बाद ही बता पाऊँगा। फ़िलहाल अभी जो फोकस है वो ये है कि किस तरह के लोगों को ये स्कूटर लेना चाहिए, किस तरह का नहीं। तकरीबन 1150 किलोमीटर हम चला चुके हैं स्कूटर को, तो आप देख पा रहे हैं मीटर में दिख रहा है आपको। आज का मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी के लिए है कि मेरे से कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा था मेरे कि भैया जब 1000 किलोमीटर हो जाएगा तब हमें फीडबैक दीजिएगा, कैसा रहा आपका रिव्यू। तो प्रेडोमिनेंटली फोकस उसी के ऊपर है। कुछ चीज़ें जो मुझे इस बारे में, स्कूटर के बारे में पसंद आई, कुछ इस तरह से हैं। देखिए, एक तो कन्वीनियंट है, ड्राइव करने में आपको या राइड करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न शॉर्ट हाइट है, अगर आपकी हाइट 5'4" के आसपास भी है तो भी आपको पैर नीचे पहुंचाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी हाइट 5'9", 5'10" के आसपास है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जनरली बाइक्स चलाता था, इससे पहले पल्सर थी मेरे पास, उससे पहले स्प्लेंडर थी। बहुत हाई एंड बाइक्स नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि भाई हैवी लोडेड बाइक्स नहीं थी, बहुत हल्की बाइक्स थी, कम्यूटर बाइक्स थी। तो उसके हिसाब से जब मैं स्कूटर पर शिफ्ट किया तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो इसकी हैंडल की। हैंडल जो है बहुत लाइट है, आप देख सकते हैं कि लाइट का जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो अलग है, एंड आपकी ये लाइट जो है फिक्स्ड है, और आपका हैंडल या स्टीयरिंग आप कह सकते हैं, जैसा भी आप समझें, बहुत ही लाइट है। आपको इसको मैन्यूवर करने में पहले बाइक चलाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा था और अब आप स्कूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस तरह का जो है आपको एक डिफ़िकल्टी रहेगी जब आप इसको राइड करेंगे। एटलीस्ट मुझे तो आती है, जब मैं चलाता हूँ इसको बड़ा मुश्किल होता है इसको सडनली यू टर्न लेने में। कुछ लोग देखे हैं मैंने, बड़े ही अच्छी तरह कटिंग वगैरह करते हैं रास्तों पे, और वो 100 सीसी स्कूटर में भी बड़े कंफर्टेबली राइड कर रहे होते हैं, और मुझसे 125 सीसी का भी। तो ये कैपेबिलिटी इशू भी हो सकती है, और स्कूटर के लेवल पे आदत की भी बात भी हो सकती है। पर 1000 किलोमीटर चला लिए हैं तो आदत मेरी अब तक बनी गई होगी या बनी जानी चाहिए थी, तो उस हिसाब से है। एवरेज अराउंड 37 से 38 किलोमीटर्स की मुझे बेंगलोर सिटी में मिल रही है। और जो लोग बेंगलोर सिटी से फेमिलियर हैं, बेंगलोर सिटी इज़ एनी टिपिकल सिटी इन इंडिया, जहाँ पे कि आपके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और रोडें टूटी फूटी हैं, जिसके चलते भी आप स्पीड पे नहीं चला पाते हैं, या स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं, या कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल पाते हैं, और आप रुकते रहते हैं। अगर हाईवे पे जाऊंगा तो शायद ये 38 की जगह पे 39 या 40 दे दे। रनिंग बहुत ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए कि बहुत स्पीड पे मैं जनरली नहीं राइड करता हूँ। मेरी नॉर्मल स्पीड जो है अराउंड 40 to 60 के बीच में होवर करती है। 40 भी बहुत कम ही पहुँच पाता है, 25 to 40 ही जाता है। अगर आप पिलियन के साथ बैठे हैं पीछे तो आपको लगेगा कि आप बहुत भारी हो गया स्कूटर पीछे से, क्योंकि इंजन भी पीछे की तरफ है अगर आप देखेंगे तो, और पिलियन भी अगर पीछे बैठा हुआ है, अगर उसका वेट भी अराउंड 60-70 kg है, तो इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट टू मनूवर दिस स्कूटर आगे फ्रंट में। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक जितने भी स्कूटर इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी लाइट जो है आपके स्टीयरिंग व्हील के साथ अटैच नहीं है या जो सेपरेट है, उनको आपको मनूवर करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर स्कूटर कंसीडर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको स्कूटर पर शिफ्ट करना चाहिए, और पहली बार आप स्कूटर ही चलाने वाले हैं आफ्टर साइकिल, तो ये कन्वीनियंट हो सकता है, क्योंकि साइकिल का आपका स्टीयरिंग या जो हैंडल होता है वो भी हल्का होता है। पर अगर आप बाइक से जा रहे हैं, या पहले आपने कभी कुछ ऐसी गाड़ी चलाई है, टू व्हीलर चलाया, जिसमें लाइट जो है स्टीयरिंग के साथ आपके मूव करती थी या हैंडल के साथ मूव करती थी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वेट आगे से बहुत हल्का है, फाइबर बॉडी है। शायद होंडा एक्टिवा जो है, क्योंकि वो मेटल बॉडी है, बेटर रहता, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हल्का है, तो इसलिए एक्सेलरेशन अच्छा हो सकता है। हाँ, 3 valve टेक्नोलॉजी है, तो उसके चलते भी आपको थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी कह लीजिए, या आपका रनिंग जो है थोड़ा अच्छा हो सकता है, एक्सेलरेशन वगैरह, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट अगर मेटल बॉडी होती या कुछ पार्ट्स अगर मेटल होते तो शायद स्टडीनेस दिखती। अभी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कि मैं ये कहूँ कि कहीं पे लगेगा तो टूटेगा। हाँ, लगेगा तो टूटेगा ही डेफिनेटली। मेटल में डेंट आता है, इसमें क्रैक आएगा, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत बड़ा मुझे जो इसके बारे में फीडबैक मैं देना चाहूँगा आपको, वो है इसका हेडलाइट। दो इट इज़ LED, बट अगर मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊँ अभी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिखेगा। अगर आप देखें तो ये लाइट जो है आपको अभी ब्राइट लग रही होगी, स्कूटर ऑन है इसलिए। एक तो ऑन रहती है, BS6 के अंदर आपका हमेशा ऑन रहता है, जिसके चलते भी थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट था।
और अगर मैं इसका हाई बीम भी ऑन कर दूं तो मुझे इसमें कोई खास रात में जो है ना इल्यूमिनेशन जो है बहुत ही कम है। मतलब आपको लगेगा कि लाइट काफ़ी तेज़ है, शायद एलईडी की प्रॉब्लम है कि सामने से दिखने में बहुत तेज़ लगती है पर थ्रो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 50 मीटर के बाद बड़ा डिफ़िकल्ट है, लाइट फैली हुई दिखती है। तो अगर मुझे मौका लगा कभी तो मैं शायद शिफ्ट करूँगा इसको प्रोजेक्टर के अंदर, अदरवाइज़ HID लगाऊंगा या क्या करूँगा पता नहीं, पर एलईडी तो बेकार है। अगर आप इसको एलईडी के चक्कर में ले दें कि एलईडी लाइट है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। लाइट का जो पोजीशनिंग है वो भी नीचे की तरफ है। अगर आप बाकी स्कूटर का देखें तो उनकी लाइट जो है यहाँ पे होती है, एटलीस्ट होंडा एक्टिवा की यहाँ पर है, एक्सेस की शायद से यहाँ पर है, तो उसका थ्रो जो है सड़क के ऊपर बेटर रहेगा बनिस्बत इसके। इसका रीज़न क्या था ये कंपनी वाले ही बता सकते हैं, बट समहाउ आई डिडंट लाइक दैट। अभी अगर आप सामने से देख रहे होंगे तो इसका DRL ऑन है। मैं अगर चाबी ऑन करता हूँ तो आपको अगर DRL ऑन दिख रहा है, तो जब DRL ऑन हो रहा है तो कंपनी को BS6 के अंदर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए था कि वो लाइट को जो है ऑन ना करे, जो मतलब लो बीम है, क्योंकि जब DRL ऑन होता है तो आप रोशनी में अगर देखेंगे तो दूर से दिखेगा। पर्पस ऑफ BS6 में लाइट ऑन करने का ये था क्योंकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते थे, लोग बाग क्योंकि उनको दिखते नहीं थे टू व्हीलर आगे से आते हुए। पर जब DRL कंपनी ने दे रखा है तो वो यूज़लेस है इस बाइक के अंदर, या BS6 के बाद DRL का कोई महत्व नहीं बचता है, अनलेस अदरवाइज़ आप पीछे से जाके मैकेनिक से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में या कुछ टायर वायर कटवा के या कोई स्पेशल शूज़ वगैरह इंस्टॉल नहीं कराते। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि आपका इसमें हैज़र्ड लाइट दे दिया है। पहले जो था यहाँ पे आपका स्विच आता था जिससे कि आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते थे, वो अब जो है लाइट में हैज़र्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया। आपके दोनों ब्लिंकर जो हैं वो दोनों ब्लिंक करने लगेंगे आगे की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो भी ब्लिंक हो रहे होंगे आगे की तरफ से। ये एक अच्छा फीचर है। अगर आप अंधेरी लाइट में चल रहे हैं या बरसात में बाइक चला रहे हैं तो वहाँ आपके काम आ सकता है काफ़ी। बट अगर यहाँ पर लाइट का ऑप्शन दिया होता या रहता तो शायद बेटर रहता। खैर, एक चीज़ और है, जब मैंने स्कूटर लिया था तो मैंने ये ग्लव बॉक्स लगाया था। इस ग्लव बॉक्स का फ़ायदा एक तो मेरे को ये होता है कि मैं इसमें अपना कपड़ा रख सकता हूँ साफ़ करने के लिए। कभी कभी मैं जो है अपना मोबाइल फ़ोन इसमें रख के चलाता हूँ ताकि कन्वीनियंट रहे, तो वो एक बेटर वो रहता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, बट कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें दिखती नहीं है। मतलब आप मोड्स अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से तो डिफरेंट मोड्स चेंज हो सकते हैं। आप देखें तो टाइमिंग वगैरह चेंज हो रही है और इससे ज़्यादा कुछ इसमें आपको देखने को मिलता नहीं है। शायद यहाँ पे स्पीड वगैरह आ गया आपका, लास्ट राइड के स्टैट्स का, या आपकी बेस्ट लैप आपका कितने का रहा, एंड ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, काम की एक भी नहीं है। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो सबसे बेकार है। पता नहीं कौन से ज़माने का नेविगेशन सिस्टम ये लोग यूज़ कर रहे हैं कंपनी वाले, और जिसमें कि आपको अगर आपने फॉलो किया, पहली बात तो कोई इंटीग्रेशन नहीं है, किसी किस्म का वॉइस नेविगेशन नहीं है। आप ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट कर भी लेते हैं तो भी आपके ईयरफोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो मतलब आपको स्क्रीन देखते ही रहना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन ही देखते रहेंगे तो फिर आप टर्न कब लेंगे या ट्रैफिक को कब देखेंगे, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आपने गलती से कोई रॉन्ग टर्न ले लिया, आपको राइट लेना था, आपने लेफ़्ट ले लिया, आप सीधे चले गए, और उसके बाद ये दोबारा कन्फिगर होने में या दोबारा इसको मैप पे वापस आने में बहुत टाइम लगता है, शायद नहीं भी आता है, तो वो भी एक चैलेंज है। इसका ऐप जो है अपग्रेड होना चाहिए। टीवीएस को फ़ीचर इसलिए मत दीजिए कि आपको बस गिनती में फ़ीचर बढ़ाने हैं, फ़ीचर बुक्स में जो है आपको दिखाना है कि हमारे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स काम के भी होने चाहिए, तो इसलिए आप इसको फ़ीचर रिच समझ के स्कूटर को मत लीजिएगा अगर आपके दिमाग में वो चल रहा है तो। मैंने अभी प्लान किया है कुछ इसमें फॉग लाइट्स, या यूँ कह लीजिए कि प्रोजेक्टर लाइट, फॉग लाइट ही लगाने के बारे में। शायद मैड डॉग की फॉग लाइट्स लगाऊंगा आगे। अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ लगाया जाए। उसके बाद मैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए 2-3 लोगों से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि 1 दिन में हो जाएगा। तो वो केबल वगैरह कैसे लगाएंगे पहले वो थोड़ा देखना है। कुछ वीडियोस मैं खुद सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे एंड गूगल करके देख रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई फीडबैक हो या आपको लगता है कि किस तरह की लाइटें लगाई जानी चाहिए तो वो मुझे बताइए। जो जगह मैंने आइडेंटिफाई करी है वो कुछ यहाँ पर है कि मैं यहाँ सामने की तरफ इन दोनों को हटाकर, ये जो दोनों साइड में है इनको हटाकर यहाँ पे वो प्रोजेक्टर लाइट लगाऊंगा बनस्पत में, हैंडल के ऊपर, यहाँ जो शीशे पे लोग लगाते हैं उस पे लगाने के। क्योंकि जो रूल है वो ये कहता है कि आपकी हेडलाइट से नीचे होने चाहिए आपके फॉग लाइट्स, तो उस चीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि खामखा पुलिस वाले इस चक्कर में रोकें कि भैया आपकी लाइट ऊपर है, आप जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑल है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इधर से एक बार दिखा सकें अगर तो पीछे से, तो ये जो रियर व्यू मिरर्स हैं आपके, इसका डिज़ाइन जो है डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छे हैं पर यूज़लेस हैं।
क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बहुत कम है इसमें। आपका या तो यहाँ से विजिबिलिटी कट जाती है, आपके पीछे शोल्डर के पीछे से दिखता नहीं है आपको। अगर आप इसको शोल्डर के पीछे करेंगे तो आपका जो फार एंड व्यू है वो इससे इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब आप या तो शोल्डर के पीछे की तरफ देख सकते हैं कि आपके एग्जैक्टली पीछे कौन चल रहा है जब अभी आप ब्रेक मारेंगे तब के लिए, खासतौर से टू व्हीलर वाले लोग होते हैं, या फार एंड देख सकते हैं। आप दोनों को नहीं देख सकते। तो एक इसका अपग्रेड, थोड़ा बड़ा रेयर व्यू मिरर बहुत जल्दी मैं सोचूंगा कि मैं लगाऊँ अपने स्कूटर में, अगर मुझे लॉन्ग टर्म प्लान करना है या दूर तक इसको लेके जाना है। अभी फ़िलहाल तो चल रहा है। ग्रैब रेल्स अच्छे हैं थोड़े से, अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ गुंजाइश दी होती तो शायद इस पे मैं एक इस जो ये यहाँ पे होल दे रखा है इन्होंने, इस पे हेलमेट माउंट वगैरह लगा सकता था। मेरा हेलमेट जो है वो फुल स्क्रीन टाइप है, या फुल कवर फुल स्क्रीन कह रहा, फुल कवर है, जो कि इसमें नहीं आता है। आपने मेरा वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें कि मेरे एक्शन कैमरा को मैंने अपने हेलमेट में कैसे लगाया हुआ। काफ़ी बड़ा हेलमेट है मेरा। तो प्रोटेक्शन सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी एंड आई वुड सजेस्ट जब भी आप राइड करें तो उस चीज़ को ध्यान में लेके चलें हमेशा। किक स्टार्ट, 1 किक स्टार्ट है तो कन्वीनियंट है। सेल्फ स्टार्ट अभी तक चल रहा है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साल भर के अंदर 1100 किलोमीटर के अंदर मैं भी नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसी हिसाब से चल रहा है, काम भी बना हुआ है। शॉकर्स एक साइड के हैं, बड़े ही छोटे से दिखते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक झटके लगते हैं जैसे ही आप आगे जाते हैं। तो या कभी गड्ढे में घुसते हैं, और बेंगलोर तो पोर्टहोल से भरा पड़ा है, तो जैसे आप उसमें घुसते हैं तो एकदम आपको फील होता है, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो अगर आप स्पीड से ड्राइव करना चाहते हैं या राइड करना चाहते हैं, आई वुड एडवाइज गो फॉर अ बाइक with a monoshock, a better monoshock, because this is, look at the monoshocks available in bikes and monoshock available in scooter, so दोनों में बहुत डिफरेंस है। या फिर डुअल शॉक अगर ऑब्जर्वर होगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। फ्रंट शॉक्स जो हैं बेटर हैं, बट अगर इसमें ABS होता फ्रंट में तो शायद बेटर रहता। अगर आप ABS वाला स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज की डेट में अपने पास एप्रिलिया का 160 SR 160 ही जो है आपका विथ ABS आता है, तो आप उसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल स्कूटर देख रहे हैं तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं अगर दोबारा कोई स्कूटर लूँ इसको बेच के तो डेफिनेटली मैं TVS अनटॉक नहीं लेना चाहूँगा। मैं शायद होंडा एक्टिवा की तरफ जाऊँ। हो सकता है मैं अगर मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो शायद मैं एप्रिलिया का 160 SR 160 ले लूँ। SR 160 की प्रॉब्लम ये, उसकी सीट जो है बहुत पतली है, मतलब बहुत छोटी है। इसकी सीट भी जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक पिलियन के साथ अगर आप बैठते हैं इसमें और आपका भी वेट मेरी कैटेगरी में अगर फॉल करता है, विच इज़ अराउंड 85-84 kg एंड 5'9" की हाइट में, तो आपके साथ पिलियन भी अगर आप ही के बराबर का बैठ रहा है तो बिल्कुल जगह नहीं बचती है। वो भी कंफर्टेबली बैठ पाएगा या बैठ पाएंगी, उसमें एक इशू हो सकता है, राइट। फ्यूल टैंक कैप बाहर से है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर, आई वुड से गुड। आप बैठ के ही जो है फ्यूल कैप को खोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उतरने की ही ज़रूरत है। तो बैठ के भी आप खोल सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप उल्टे हाथ से जब चाबी को यूज़ करेंगे तो 10 में से 2 बार या 3 बार आप शायद सीट खोल दें या पेट्रोल का वो कैप ना खोल पाए। तो मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कॉन्शियस होकर अगर करेंगे तो डेफिनेटली 100% टाइम आप फ्यूल कैप ही खोलेंगे। रेस्ट काफ़ी चीज़ें मैंने बिल्कुल धारा प्रवाह में बोल दी। कुछ खास सच अभी माइंड में नहीं चल रहा है, क्योंकि पूछा था कि अगर मैं इस तरह का कोई रिव्यू लेके आ पाऊँ तो मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मेरी तरफ से मेरा 100% ऑनेस्ट और मेरा अपना ओपिनियन है स्कूटर के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एंटॉक दोबारा नहीं लूँगा, तो हाँ मैं अपने उस पर डिग हूँ। ज़रूर है, सोच रहा हूँ कि कोई बाइक ले लूँ। काफ़ी सारी बाइक्स जो हैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ मैं। रॉयल इनफील्ड की ही 2 बाइक्स हैं, एक तो 350 क्लासिक और एक हिमालयन। एडवेंचर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ शौक हो सकता है, बट कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं है कि मैं एडवेंचर बाइक की तरफ शिफ्ट करूँगा या एडवेंचर की तरफ जाने वाला हूँ। बट कंसीडर कर रहा हूँ लेने के लिए। सिटी के लिए किस तरह से रहेगा तो आई हैव माई ओन डाउट्स कि सिटी में हिमालयन कैसे चलेगी। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं वाइल परचेजिंग वाइल बाइंग आई डेफिनेटली कंसीडर देम। 350 क्लासिक के बारे में भी काफ़ी अच्छा रिव्यू आ रहा है। J सीरीज इंजन इज़ वेरी गुड, नॉट वेरी कंफर्टेबल विद मीटियोर, बिकॉज उसमें सीटिंग जो है आपकी पैर आपके आगे की तरफ रहते हैं। अगर आपने लोगों की वीडियो देखे हों या आपने जाके कभी उसको यूज़ किया हो तो, और वो जो है कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है अगर आप सिटी में राइड करते हैं। हाईवे में हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, मज़ा आए कि आप एक सोफ़ा में बैठ के चल रहे हैं क्योंकि सीधी रोड है, बट सिटी में अगर आप चलते हैं तो आपको सारा का सारा जो जर्क्स है
गड्ढों के, स्पीड ब्रेकर्स के, सडन ब्रेकिंग के, वो सारे आपकी बैक में आएंगे। अगर आपने नहीं किया है एक बार ट्राई, तो एक बार ट्राई करके आइए, गाड़ी पे बैठ के देखिए या उसके वीडियो देखिए जिस तरह से लोग बैठ के चला रहे हैं उसको। ये मत देखिएगा कि वो हाईवे पे चला रहे हैं, आप उसको समझिए कि वो सिटी में चला रहे हैं, और जब झटका लगेगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। आई अंडरस्टैंड कि डुअल शॉकर हैं आगे पीछे दोनों तरफ, और वो शॉकर्स जो हैं, शॉक ऑब्जर्वर जो हैं, काफ़ी इम्पैक्ट को झेल जाएंगे, बट फिर भी वो डायरेक्ट आपकी रीढ़ की हड्डी पे आएंगे। पोजीशनिंग जो है क्लासिक की काफ़ी बेटर है, अग्रेसिव नहीं कहूँगा, पर फ्रंट फेसिंग है, फ्रंट की तरफ झुकी हुई है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट है। मतलब आप चाहो तो अपनी पीठ को आप स्ट्रेट रख सकते हो। अगर आपको याद हो तो LML वेस्पा में, LML वेस्पा पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो है अर्ली या लेट 1999, 98, 96 के आसपास और अर्ली 2000 में एक स्लाइडिंग बैक कवर आता था या बैक रेस्ट आता था, पता नहीं NV मॉडल था या कौन सा था, मेरे दोस्त के पास था। तो वो एक स्लाइडिंग आता था, तो उसमें क्या होता था कि आप उसको जो बैक रेस्ट है उसको आप स्लाइड करके सेंटर में हाथ तक ला सकते हैं अपनी पीठ तक, और आपकी जो बैक है वो उससे सपोर्ट मिल जाएगा। उस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनीज को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि लोग बाग जो भी स्कूटर लें या जो सिंगल चला रहे हैं उनकी बैक पे जो है इम्पैक्ट ना आए। अगर वो पिलियन के साथ भी चला रहे हैं तो आप एक पीछे एक उनके लिए लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बोल्ट करा के, वेल्ड करा के मैं एक पिलियन के लिए एक बैक रेस्ट बनवा सकता हूँ, पर मैं जो मेन राइडर है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसके लिए लगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग एंड वेल्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी। मे नॉट लुक एस्थेटिकली गुड, बट वो सीट कवर के साथ ही स्लाइडिंग के बार लगे हुए थे दोनों साइड पे, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते थे एंड यू कैन ईजिली सिट एंड टेक अ बैक रेस्ट का सपोर्ट। खैर काफ़ी लेफ़्ट राइट आगे पीछे रिव्यू जा रहा है, तो आप मेकआउट कर पाएंगे कि मैं एक प्रोफेशनल कैटेगरी का रिव्यूअर नहीं हूँ। तो जो भी मैं इस पूरे रिव्यू में बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम दिल से निकलती हुई फीलिंग है मेरी कि मैं किस तरह से स्कूटर के बारे में फेस करता हूँ या फील करता हूँ। कोशिश रहेगी आगे भी वीडियो जो है रेगुलर रहें, एटलीस्ट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ उस तरह से मैं आपको रिव्यू में देता जाऊँ। कोई सवाल अगर आपका हो स्कूटर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड या किसी और से भी रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। और बाकी तो मौसम अच्छा है, काफ़ी सनी डे है आज, संडे 26 दिसंबर 2021। साल ख़त्म होने वाला है, तो मेरी तरफ से बिलेटेड क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एंड नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ हों, आपके परिवार के साथ हों। फोकस कीजिए पढ़ाई पे अगर आप अभी स्कूल या कॉलेजेस में हैं, ताकि आप बेटर चॉइस ऑफ 2 व्हीलर और बेटर चॉइस ऑफ 4 व्हीलर अपने पैसों से ले सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस कीजिए अपनी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर या राइडिंग स्किल्स के ऊपर भी, क्योंकि बाहर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको तेज़ चलाने का शौक़ है तो आपको सेफ़ चलाने का शौक़ भी होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि सेफ़ कैसे चलाते हैं। सेफ़ राइडिंग के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस वगैरह डालूँ फ्यूचर में। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो या आपको लगता है कि किसी चीज़ को मैं टच अपॉन करूँ, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एंड ब्रिंग इन स्मॉलर वीडियोज़ साइज़ वाइज, सो दैट 2-3 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ये काफ़ी लंबा वीडियो लग रहा है मुझे, तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ वंडरफुल ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।